यहाँ पे शर्तें हमारी सबरी नहीं थी। तो भाई साहब आज दिन तक हमें कोई शर्तें नहीं दी के लिए हम थक गए। रजिस्टर दिया मैंने, रक्षा मंत्री को दिया, गृह मंत्री को दिया, सबको शर्तें दी, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं। तो 2006 में एक तोहफा जरूर दे दिया था, हमारे भाई को झूठा एनकाउंटर गाजियाबाद में दिखाया था। मुख्यमंत्री के आवाज के सामने हम अपनी हाथ दाएं करने को तैयार। अपनी हम व्यथा सुनाए कि दुर्भाग्य ये समझते हैं कि हो सकता है हमने ठाकुर कुल में अगर जन्म लिया है, प्राचित करने पड़ रहा है। बेटी एक कुल का नहीं नाम बढ़ाती है, 3 कुल का नाम बढ़ाती है। तो अपनी बेटी को बराबर का हक, लड़की को जितना देते हो उतना लड़की को दे, यही हमारी निवेदन है। नमस्कार साथियों, मिशन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं 10 सुंदरी सीमा परियार जी, और इनसे जानेंगे उस दिन से और आज का सफ़र इनका कैसा रहा, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे कमेंट करते रहते हैं कि आपके बगल में रहती हैं और आपने आज तक उनकी आवाज़ हमको नहीं सुनवाई। कई दूसरे चैनलों से आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। आज मैं खुद इनसे रूबरू हुआ हूँ तो बात करता हूँ। तो नमस्ते। तो जानना चाहेंगे कि जो उस दिन से और आज तक का आपका सफ़र कैसे रहा, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जब आप छोटी थी, आपके साथ क्या घटनाएं हुई थी, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश करें। देखिए, ऐसा है कि मैंने पुष्पा जी कई दाएँ बताया होगा कि मैं उस दुनिया में जब पहुँचे थे अपनी मर्जी से नहीं पहुँचे थे, और मैंने खास करके देखा जो अपनी मर्जी से जाते हैं वो लौट के वापस कम आते हैं। तो हमारा 13 साल की उम्र में किडनैप हुआ था, और किडनैप होने के बाद में जब हमने लाला राम से पूछा था कि हमें क्यों उठा के लाए हो, तो हमसे यही कई बात कही जाती थी कि जैसे तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं, जैसे तुम्हें बताया जाता वैसे रहो। तो जब एक बच्चे को 13 साल की उम्र में अगर कोई आदमी अगर उठा के ले जा रहा है तो उसको जैसे कर्म जोन में ढालोगे वो ढल जाएगा। बिल्कुल सही। तो हमें तो बागी उठा के ले गए थे, तो उसी वा में बचपन में उन्होंने ढाल दिया। ढालने के बाद में फिर भी हमने 3 साल बंदूक नहीं पकड़ी थी। 3 साल के बाद में हमारे गांव का एक मल्लाव मिला, उसने कहा कि बुआ जी आप थी? हमने की जी हाँ। तब हमने हाल चाल पूछा गाँव क्षेत्र का, तो बोले कि अय्या बाबा तो जेल में हैं और तुम्हारे घर की 3 नाय कुर्की हो चुकी। मतलब आपको प्रेरित किया गया कि आप किसी तरह से उस समाज में, उस माहौल में ढल जाए। हाँ जी, सुन जाइए। जब हमने गांव वाले से पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारे मम्मी पापा जेल में हैं। तो हमने ये सोचा, हमने कि आज दिन तक मैंने कोई गलत किया नहीं, तो हमारे मम्मी पापा क्यों जेल में पहुँचे। फिर मैंने लाला राम से पूछा, हमने कि आज दिन तक मैंने कोई गलत काम ऐसा नहीं किया है, फिर हमारे मम्मी पापा को जेल कैसे हो गई। तब लाला राम ने हमें एक पैड दिखाया, बोले कि कोई हम छोटी बड़ी घटना करते हैं, चाहे वो अपहरण हो या डकैती हो, कुछ भी करते हैं, तो ये पैड का कागज़ उसके ढंगा जाता है, उसमें जिसको हमें डिक्लेयर करना होता है उसका नाम लिख के जाता है। तो हमें ये पता लगा कि हमने कुछ नहीं किया, तब भी हमारे मतलब जो भी वारदातें होती थी वो आपके नाम से की। हाँ, तो वो हमारा नाम, उस्मा नाइन का, लाला राम का, सबका पैड के कागज़ में जाता था। वो कायदे में लाला राम की मोहर लगती थी। तो एक तरफ पैड में लाला राम का नाम लिखा था, एक तरफ उस्मा नाइन का लिखा था, क्योंकि हमारे अपहरण उस्मा नाइन भी थी उस टाइम, तब लाला राम के साथ में थे। उसके बाद में जब काफ़ी दिन हो गए तो हमने कि नहीं, मैं नहीं रहेंगे, मैं घर जाएंगे, बराबर कहते रहे। तो हमसे यही कहा कि ऐसा है कि अब आप क्लियर हो चुकी हो, अगर किसी जनता ने देख लिया है, पुलिस ने देख लिया है, काउंटर कर देगी, पुलिस जनता ने देख लिया तो पुलिस को पकड़ा देगी, तो तुम जेल में डरी डरी सड़ जाओगी। एक भड़काने के अलावा दूसरी, मतलब आपके सारे रास्ते बंद कर दिए। पूरे रास्ते जब बंद हो गए तो हमने कि अब मैंने उस टाइम पे सोचा अरे अब यहाँ से निकलना मुश्किल है। फिर उसके बाद में तब मैंने 3 साल के बाद मैंने रहा, तो हमने कि यहाँ से निकलना है नहीं,
और जो जितनी दिन ज़िंदगी बची है तो यहीं पे जीना चाहिए। पता नहीं कनो दूसरे तीसरे महीने में गोली चलती है पुलिस की, तो किसी दिन पुलिस की गोली लगेगी तो यहीं मर जाएंगे। अब हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपकी ज़िंदगी एक जंगल में, मतलब वो एक सीमा हो गई कि हाँ, आप वहीं रह सकती हैं। हाँ, तो सीमा जी की एक सीमा रेखा खिंच गई। जी। फिर उसके बाद में हमने खुद की जो फिर और सदस्य करते थे, जैसे कहीं पे अपहरण हो या डकैती करे, तो सब में हिस्सा लेने लगे। और बस यही सोच लिया, कभी कभी जैसे रात के चलते थे, कहीं पर सड़क क्रॉस करने पड़ती थी तो हमें डामर की सड़क दिखाती थी। कभी कभी अपने दिमाग में सोचते थे कि हम तो अपनी ज़िंदगी में कभी डामर की सड़क पर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने कभी यही नहीं सोचा था कि यहाँ से हम बाहर निकल के आएंगे। फिर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा, जब लाला राम एनकाउंटर में मारे गए, उसके बाद में फिर वो उस टाइम पे हमारे बच्चा भी था, बच्चा हो चुका था। तो ये बच्चा था 13 महीने का। जब भागते भागते हम थक गए तो हमने अपने, आज हमारे जो भाई नहीं हैं यहाँ पर, उससे कहा, हमने भैया मरना जीना भगवान के हाथ में होता है। अगर हमारी जंगल में नहीं बदी थी और जेल में बदी होगी तो जेल में मर जाएंगे। मरना तो है ही अगर पैदा हुए। बिल्कुल। जो कुछ होगा तब देखा जाएगा। अब हमने भागते भागते थक चुके हैं, अब हम आज समर्पण करेंगे। तो हमने अपने भाई से हालांकि ये भी कहा कि हमने कि अगर यूपी में हम समर्पण करेंगे तो कोई शर्तें नहीं मिलेंगी। तो ये फिर, क्योंकि हमारे भाई को भी ज़्यादा पुलिस का जब लाला राम का एनकाउंटर हुआ तो कभी छोटे को कभी बड़े को पुलिस उठा लेती थी। मतलब आपके परिवार को भी प्रताड़ित करते थे। तो ये कहने का मतलब था कि लाला राम मर गए, सीमा नहीं मरी है, उसको हाजिर कराओ तुम्हारी जमीन में। फिर एक दिन ऐसी प्लान बना तो इसने अपने ये आला अधिकारियों से बात करी होगी पुलिस की, आके मैंने फिर बांधना, हमने कि आज कुछ भी हो जाए हम समर्पण कर रहे हैं। तो हमने औरैया माँ के समर्पण कर दिया। उसमें क्यों नहीं किया मध्य प्रदेश में? कि मध्य प्रदेश के इतने दिन हम रहे जंगल में, लेकिन हमें मध्य प्रदेश का पीछ नहीं लगा था। तो भाई उस टाइम पर सोचा नहीं, उसने भी हमने भी नहीं सोचा। अगर समर्पण हम मध्य प्रदेश से करते तो कुछ हमें जो आज स्थिति है वो कल नहीं रहती। इसलिए नहीं रहती कि मध्य प्रदेश में सिलेंडरी खुली हुई है और अपने उत्तर प्रदेश में नहीं खुली है। और जितने भाइयों ने करा था समर्पण, ज़्यादातर MP में थी, उनको वहाँ पे शर्तें मिलती हैं, जैसे रहने के लिए मिलता है, लाइसेंस भी मिलते हैं। यहाँ पे शर्तें हमारी सबरी वहीं थी, सब बातें वहीं थी, लेकिन आज तक कुछ दिया नहीं है। अच्छा, आपको कुछ भी नहीं है सुविधा दी गई? जैसा हम लोगों ने सुना है कि कोई भी मतलब जो क्रिमिनल होता है, जो आत्मसमर्पण करता है, तो उसको सरकार ज़मीन देती है, रहने के लिए घर देती है, और भी जीवन यापन करने के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। तो वो आपको कुछ भी नहीं मिला? हमारे से शर्तें ये हुई थी कि आपके एक बेटा है तो बेटा को पढ़ाई शिक्षा के लिए पैसा दिया जाएगा, एक आपको मकान दिया जाएगा, तो आप अपने बच्चे को जब घर आ जाओगे तो बच्चे को लेकर रह सकती हो। घर में 2 लाइसेंस दिए जाएंगे, 2 जनन की सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो भाई साहब आज दिन तक हमें कोई शर्तें नहीं धरी। और रही बात है कि हम जब से निकल के आए तब से हमने कई प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, IG DIG के लिए हम थक गए रजिस्ट्री देते देते। उस समय जो शर्तें हुई थी लिखित में हुई थी, मौखिक शर्तें हुई? नहीं, हमारे ऐसा था कि भाई से हुई थी जो अधिकारियों ने दिया था। वहाँ में कोई बड़ा नेता नहीं था, छोटे नेता थे और आला अधिकारी सभी थे, लेकिन शर्तें नहीं दी गई। बाद में कहना आज दिन तक कोई नहीं दिया। हमने मुख्यमंत्री को, ऐसा नहीं जौन मुख्यमंत्री बनता हम उसको देते हैं अर्थात, लेकिन कहीं पुलिस के द्वारा उसकी जांच कराई जाएगी, कोई बाकी कराई जाएगी, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने रक्षा मंत्री को दिया, गृह मंत्री को दिया, सबको शर्तें दी, लेकिन किसी ने हमारी आज दिन तक सुनी नहीं। तो देख सकते हैं आप लोग किस तरह से एक जो महिला, कई एक लोगों ने आत्मसमर्पण किया लेकिन सभी को वो सुविधाएं मिली, और सीमा परियार जी को आज तक ये दर दर की ठोकरें खा रहे। किसी भी सरकार ने, शासन प्रशासन ने इनका सुध नहीं लिया, इनके बारे में कोई चिंतन मंथन नहीं किया। तो और आगे की कहानी इनसे सुनते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं शासन प्रशासन तक इनकी खबर पहुंचे और इनको वो सारी सुख सुविधाएँ मिले जो एक मिलती हैं और जो कई एक लोगों को मिल चुकी हैं।
देखिए, ऐसा है कि कई लोगों ने कहा है कि जैसे अब तो कि तुम्हारे बिरादरी का नाम मुख्यमंत्री हो गया है, जी आप मुख्यमंत्री को दीजिए तो वो जरूर गरीबों की विपदा सुनता है। हम मुख्यमंत्री को कम से कम योगी आदित्यनाथ को जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी कम से कम 4-6 रजिस्ट्री करी, लेकिन आज दिन तक कभी किसी ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। रही बात, मैंने ये भी तक लिखा है कि ठीक है, हमें समर्पण में कोई शर्तें नहीं दी गई थी। मैंने 2000 में समर्पण किया था, 2004 में मैं जेल से छूट के आई थी, जैसे हमने केसन की जमानत करा ली थी। और जब पूरा परिवार हमारा सब कुछ छोड़ के, हम ही तो थे अपराधी, पूरा परिवार तो था नहीं, बिल्कुल। तो 2006 में एक तोहफा जरूर दे दिया था, हमारे भाई को झूठा एनकाउंटर गाजियाबाद में दिखाया था जाके। अच्छा, आपके भाई का एनकाउंटर कर दिया 2006 में 4 अक्टूबर को ये किया था जाके तुम्हारे गाजियाबाद में, तो ये तोहफा दे दिया। ये तो मैं कभी, जब तक मैं जिंदा रहेंगे, नहीं भूल सकते हो। तो ये तो आपके साथ एक छलावा हुआ। हाँ, तो हमारे साथ में जितना प्रशासन ने किया है सब छलावा किया है, क्योंकि हम अपराधी दुनिया में पहुंचे थे, लेकिन हमारा परिवार नहीं पहुंचा था। और उसके बाद में ये भी तक हमने मुख्यमंत्री के एप्लीकेशन में ये भी तक लिखा है, जब मैंने रजिस्ट्री करी है, ठीक है, अगर कोई किस तरीके से पहले हमारी जांच कराई जाए, किस तरीके से हम जंगल में अपराधी दुनिया में पहुंचे। चलो, अपराधी दुनिया में मैं पहुंचे, फिर भी मैं लौट के आए, हर सामान से मैं जुड़ के चलती हूँ। मैंने ये कहा कि अगर यह तो मुख्यमंत्री ये कहे कि तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, जीने का हक नहीं दुनिया में, तो अगर वो इतनी बात कह दें मैं, तो हम मुख्यमंत्री की आवाज़ के सामने हम अपनी हाथ दाएं करने को तैयार हैं। बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि इस देश में आतंकवादियों को, जो देश के लिए देश को तोड़ने का काम करते हैं, उनको तक इस देश में वो सुविधाएं दे दी जाती हैं, खाने का, पीने का, रहने का इंतजाम किया जाता है, उनको बचा के रखा जाता है। लेकिन हमारे ही समाज के, हमारे ही देश की, हमारे ही बीच की एक महिला जो ज़बरदस्ती बदमाश इनको उठा कर ले गए, अपनी मर्जी से नहीं गई, उनको जो शर्तें दी गई वो तो शर्तों का पालन नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ बारी बारी समय समय पर छलावा ही होता चला आ रहा है, और भी जानते हैं जी। फिर भी मैं जी ऐसा नहीं कि जब हमारे भाई खत्म हुए थे तब भी मैंने काफ़ी रजिस्ट्री करी थी, क्योंकि हमने CBCID जांच मांगी थी अपने भाई के लिए, तो हमें CBCID नहीं दी गई थी। 7 साल के बाद में एक दरोगा आया था, तो 7 साल के बाद में CBCID जांच होती है। भाई को खत्म होने के बाद में 7 साल के बाद में एक दरोगा आया था। साथ छिलक जाएंगे तब जांच क्या हाँ, है। तो उसके बाद में एक दरोगा आया था, उसने जांच करी है, तो हम एप्लीकेशन ज़्यादा देते रहे। आज दिन तक मैंने ये देखा है कि कोई अपराधी अगर मरा है तो उसको मुआवजा नहीं मिला। मेरा भाई निर्दोष था, तो औरैया SSP की तरफ से पहले औरैया से कटी है, फिर वो गाजियाबाद गई है, गाजियाबाद से फिर रिटर्न आई है, तो भाई के बच्चों को लिए 1-1 लाख रुपया दिया गया था मुआवजा। अब इनसे हम ये जानना चाहते हैं, सरकार से, शासन प्रशासन से, कि 1 लाख में बच्चे की पढ़ाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं। हमारे भाई के 3 बच्चा, 2 लड़का 1 लड़की, तो 3 लाख मिला था। 3 लाख मिला था। नहीं तो ये बताइए, अगर 3 लाख रुपए अगर जोड़ा जाए आज की स्थिति में, तो एक बच्चे की पढ़ाई नहीं है। बिल्कुल सही है। और मैंने कई एक दाएं गुहार लगाई। आज मेरा बेटा पिछले साल से बैठा हुआ है, आज उसकी पढ़ाई BSc कर चुका है, B.Ed कराने को थे। आपका बेटा? मेरा बेटा और भाई का बेटा, दोनों कराने को थे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जब हमें पेट पालना, एक तो एक है, अब 2-2, 3-3 परिवार का पेट पालो। भाई के बच्चे हैं, वो भी हमारे ऊपर, हमारा बेटा है, ठीक है, हमारा छोटा वाला भाई है, बेरोजगार है, उसको नीचे घर पर नहीं रहने दे। आज भी पुलिस कहीं इधर से कहीं उधर से कोई अपराध करता है, नाम हमारे भाई को दे देता है, तो ये भी तो गलत है। बिल्कुल। हमने IG, DIG, DGP को सबको दरखास्तें दी हैं, लेकिन आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं होती। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण आरोप है, क्योंकि जब एक व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया है, और उसके बाद जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है, उसके बाद तो वो कोई अपराध की दुनिया में कदम रखता नहीं वापस, तो उसके पीछे फिर प्रशासन को पड़ना, ये कहाँ तक सच है
कहाँ तक इसका संज्ञान लें, जनता को इसका जवाब देना चाहिए? देखिए, जनता को जवाब ऐसा देना चाहिए। अभी 2018 की बात है, 20 मई की, मैं घर में पड़े सो रहे थे और उस टाइम पे मीडिया अपना टीवी पे मैच चल रहा था। तो मैच मैंने 11 बजे तक देखा और ऐसी बेड़ा बेड़ा में लेटे थे। उसके बाद में हमें जब नींद आई, मैच ख़त्म हुआ, तो हमने अपने बेटे से कही, नहीं भैया टीवी बंद करना, हमें नींद आ रही। और बेड़ा बेड पे लेटे थे, ऐसे ही हम पर पे सो गए। और 12:30 बजे के बाद में पुलिस ने यहाँ से सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगा के ऊपर हमारी जो भैया ख़त्म हो गए, उसकी बेटी और भाभी लेटी थी, उनका बड़ा वाला बेटा लेता था। 3 जने हम नीचे लेते थे, छोटे वाले भैया भाभी इसमें लेते थे। और पुलिस ऊपर पहुँच के नीचे आ गई और हमारे सोते में कानन में ये लग रहा कि कोई हमारे घर में फुसफुसा रहा है। अब पहली नींद थी, 12:30 बज रहे थे। जब मेरी आँख खुली तो हमारे बेड पे देखा 8-10 आदमी खड़े, पुलिस वाले, और सब सिविल में रहे, कोई किसी के पास में वर्दी नहीं दिखाने। तो एकदम हम भड़बड़ा के जगे, तो हमने कि आप कौन? कि वो तो कोई पता लगेगा। अरे अमित चले बोल के ऐसा क्यों रहे? अरे भाई तुम्हें कोई, जब तक देखा तो यहाँ पे एक दिखाना वर्दी वाला, और जब तक मैंने चैनल खोला आके, तब तक वो चला गया वो दिव्यापुर थाने का पुलिस। उस सब सिविल में कम से यहाँ पे खड़ी 5 गाड़ी। तो हमने भी ये बताइए, तुम्हें कोई चीज़ की शक्ति, हमें आवाज़ लगाती, हम गेट खोल देते, तुम्हें आने का तरीका गलत है। बोले इसमें कौन लेटा है? तो हमने भैया भाभी लेटे। ऊपर कौन था? तो हमने बड़ी भाभी थी। उसके बाद में बोले कि तुम्हारे घर की हमें तलाशी लेना। हमने किस चीज़ की? तो बोले कि कुछ शक है कहीं। तो हमने ये पढ़ा है सर, तलाशी ले लो, पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी लेने के बाद में बोले भैया भाभी को कना जगाओ, जाके कमरा की तलाशी ले। वो भी जब गए कमरा की तलाशी ली, उसके बाद में भाई को बैठा रहा और लाठी ली। तो घड़ी देखी तो उस टाइम पे 1 बज रहा था। जब लेके चले गए, उसके बाद में तो हमारा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने सबसे पहले न्योडा मीडिया को फ़ोन लगाया 1:30 बजे रात, उनको दास्तान बताई। तो फिर भी कहेंगे कि जो मीडिया वाले हमारे अभी भी हमारा सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बोले कि कहना मैडम अब तो कार्यालय बंद हो गए। तो हमने भाई साहब कार्यालय बंद होंगे लेकिन आपका मोबाइल बंद नहीं होगा। और मेरे घर में अगर जितने मोबाइल थे खराब अच्छे, सब 9 मोबाइल उठा के पुलिस ले गई। एक छोटा वाला किसी से सूचना न कर, हाँ, एक छोटा वाला मोबाइल प्रीपेड वाला था, तो वो है कहीं तकिया के नीचे पड़ा था, वो रह गया था। हमने उसी फ़ोन से फ़ोन किया तो बराबर किया, इधर मीडिया वाले ने दिखा दिया। दूसरे दिन जब उस पर हमारे भाई पे कोई वारंट ही नहीं था, तो आप चालान किस में करोगे? तो भाई साहब ये लेके गए। लेने के बाद में 21 तारीख को ये लेके 1:30 बजे रात के फिर आ गए। तो हम उस टाइम पे ऊपर ही लेते थे। यहाँ 3 आदमी ने आवाज़ लगाई, 2 मोटरसाइकिलें आई और आने के बाद में उनने कही प्रयार साहब। तो हमने कि अब क्या? तो वहाँ पे हमने गाली का यूज़ कर दिया। हमने कि मान रखिए अब क्या रह गया? अरे बोले कि गुस्सा न हो कि बाहर नीचे आओ, और आपके भाई को भी पुलिस लेके आई है, कहना कानपुर की है, तो अपने भाई को कोई सुपुर्दी में ले लो। तो हम जिस तरीके से बैठे थे उसी तरीके से हम थाने पहुँचे। तो एक सिपाही ने वहाँ पे दरकार, सिपाही हो या दरोगा हो, बोले कि ये बताइए तुम्हारे बहन के घर 20 किलोमीटर पड़ता है, हम वहाँ गए तो ताला लगा मिला। तो हमने कि इसकी मतलब क्या? हमारे घर के पूरा मोबाइल है। तो गुस्सा हम वो छोटा लिए तो वो मोबाइल फेंक दिया। हमने कि सिर्फ पुलिस और मीडिया के अलावा किसी का नंबर निकले हमारे मोबाइल पे, जो चोर को सजा वो हमें दे सकती हो। तो वो मोबाइल खुल भी गया वहाँ पर, कहीं बैटरी पड़ी, कहीं पर ढक्कन पड़ा। तो लेके आए, इनने छोड़ा। जैसे लेके चले बोले अरे इसकी फ़ोटो ले लो। कल ये कहने लगे कि जो पुलिस पकड़ के ले गई है छोड़ने नहीं आई। उस टाइम पे हमने आईजी डीआईजी को सबको दिया। तो बोले कि ऐसा है कि तुम्हारे बहन के लड़के जो शराब कांड नहीं चला था, जहरीली शराब का, जब में तुम्हारे रामस्वरूप गौर के भतीजे फंसे थे। तो बोले कि तुम्हारे बहन का लड़का भी छोटे सिंह का हाथ। तो हमने ऐसा छोटे सिंह का मकान, छोटे सिंह को तलाश हो जाए। हमने आईजी साहब से ये भी कहा, हमने कि भाई ये कहाँ पर सर लिखा है कि कोई अपराध करे दंड किसी को मिले? नहीं, तो बिल्कुल गलत है। तो एक स्वरूप नगर थाने में अभय नारायण राय था सीओ, उसका फ़ोन हमारे भाई के फ़ोन पे आए और ये कहा कि अपने भानेज को हाजिर कराओ। तो बोले सर ये बताइए किस तरीके से कराएं, उसके घर पे ताला पड़ा है, न हमारी कहीं पे नॉलेज, अब कहाँ से कराएं? तो उसका फ़ोन आता रहा जाता रहा। लास्ट पे फ़ोन आया, वो कहता है कि उसको रामजीत का नाम हाजिर करा दो, मैं पूरा मुकदमा तुम्हारे गाँव चला दूँगी। वो माने 3 महीना 4 बाद 2019 में
जनवरी में उसका ट्रांसफ़र हुआ, बाने कनो चार्जशीट में हमारे भाई का नाम लिख दिया उसी शराब पर। उसी शराब कांड में। तो बताइए कि ये एक अत्याचार के अलावा और तो कहीं नहीं है। तो हमें अभी तक भी शासन प्रशासन बिल्कुल कनो शांति से नहीं रहने देता। जब से मैंने समर्पण किया है आज दिन तक मैंने किसी को गाली दे के बात नहीं करी है। या फिर मुख्यमंत्री या शासन प्रशासन हमें लिख के ये दे कि तुम्हारे जीने का अधिकार नहीं है। ये आदमी ये कहता है कि अगर किसी ने एक ना गलती करी है, अगर मेरी ज़िंदगी बची है, अब मैंने हर चीज़ से कर दिया, संन्यास ले लिया है। संन्यास ले लिया कि नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं हंस खेल के दुनिया के साथ में, फिर भी हमें नहीं जीने दिया जाता है। या फिर शासन प्रशासन हमसे ये कहे कि तुम्हारा जीने का अधिकार नहीं है। तो आज समर्पण हम अगर हम अपनी मर्जी से कर सकते तो अपनी कनब्दो अगर कहे सरकार हमसे ये कह दे कि तुम्हारा जीने का अधिकार नहीं, तो हम सरकार के सामने अपने शरीर को आत्मदाय कर सकते हैं, हम पूरा परिवार को करा सकते हैं। कितनी बड़ी बात कह रही हैं कि सरकार मुझे बोल दे तो मैं आत्मदाह करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि एक टूट चुकी हैं अपने पूरा जीवन काल जो उन्होंने झेला है। आज लगभग आपकी 50 से ऊपर होगी उम्र? नहीं अभी नहीं है, 40 नहीं। हमने ये भी सरकार से कहा, अब ये बताइए कि हमारे भाभी को विधवा भाई आज 13-14 साल से ऊपर हो गए, 2006 की बात है, आज जोड़ लीजिए 10 साल हो रही। मैंने अपने कई अगदाएँ उसका फार्म भर के दिया कि हमने की विधवा है, न पढ़ी न लिखी है, तो उसकी अपनी पेंशन बच्ची है तो विधवा पेंशन मान लो। टाउन एरिया में आज दिन तक हमारे किसी ने मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया भाई का। जब मैंने मट्टी और रैया में जलाई आके थाने पे प्रदर्शन किया, ठीक है, वो ये कहते जहाँ एनकाउंटर हुआ वहाँ से बनवाओ, वहाँ से 1-2 दाएँ गए तो वो नहीं बन पाया, क्योंकि उस टाइम की हमारे पास लिखा पढ़ी कोई भी नहीं थी। तो हमने यहाँ पे ये भी कहा, उनने ये कही कि एक रिपोर्ट लग जाएगी और वकील को हल्फनामा लगेगा, यहीं से बन जाएगा। भाई साहब प्रयास कर करके जन कितने चेयरमैन आए, कितने चले गए, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना। ये तो आपका सारा सरकारी लिखा पढ़ी में एनकाउंटर हुआ तो सरकारी लिखा पढ़ी फिर भी नहीं। थाने से इनने कही थाने से कागज मंगाओ, तो मैंने गाजियाबाद थाने से भी कागज एक मंगवा दिया, लेकिन फिर भी अभी तक हमारे भाभी की विधवा पेंशन तक नहीं बनी। बताइए कितना बड़ा मतलब एक संकट झेल रही हैं। एक आत्मसमर्पण करने के बाद इनकी खुद की तो समस्याएं हैं, इनके बच्चों की, इनके जो भाई हैं बहनें हैं उनके लिए भी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। कैसे ही लोग अपना जीवन यापन जिए, इसके लिए सरकार को जवाबदेही देना चाहिए। क्योंकि जब आप एक तरफ आत्मसमर्पण कराते हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों की जीने के लिए जो भी सुविधाएं हैं उनका भी इंतजाम करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो इस समय आप लोग अपना जीवन यापन कैसे गुजर बसर कर रहे हैं उसके बारे में? ऐसा है भाई मेरे के अभी तक तो जैसे हम हैं कि मीटिंग कहीं पर लेते थे, या हम जैसे कोई अगर चैनल से जुड़े चल रहे थे, उसी तरीके से अपने बेरोजगारी का उसी तरीके से सोमवार से ले दे के अपना खर्च चला रहे। तो कब तक हम चलाएंगे? अब बेटा की जब पढ़ाई अभी आधी रह गई है, जो पढ़ाई मेन होती वो रह चुकी है। कल को हम ये सोचे कल बच्चे की कहीं नौकरी लग जाए तो किस तरीके से लगेगी। भाई BSc तक कर ली है, लेकिन आज दिन तक किसी ने हमें ये सहयोग नहीं दे रहा है। हम सरकार से भी गुहार लगाई कि भाई हमारे बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो दे दीजिए। हर आदमी कहता है कि सरकार बड़ा मदद देती है, लेकिन हमें तो किसी सरकार ने नहीं मदद दी चाहिए। सभी लोगों को यही लगता है कि वास्तव में सरकारें मदद देती हैं, लेकिन आपको सुनकर आज ऐसा लग रहा है कि सरकार छलावा करती है। नहीं, कोई कहना हम कैसे बात मान के चले। वो कहते फलाने गरीब को उसने बहुत किया, हम कह रहे कि हमें तो कहीं पे नहीं दिखाता। मैंने हर तरीके से गुहार लगा के देख लिया है। और आदमी ये और कहता है कि सीमा परिहार तो करोड़ों में खिलती है, मुकदमा आज भी हम लड़ते जा रहे हैं। ये तो आपको पता है कि एक मुकदमा आदमी का लगता है तो आदमी बर्बाद हो जाता है।
और हम तो अभी तक मुकदमन से नहीं सुधरे। जी बिल्कुल, हमारी आपकी एक बार फ़ोन से बात हुई थी। आप बहुत मायूस थे उस समय भाई की ज़मानत के लिए। आपने हमसे कहा था कि हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है कि जगह मुझे 13वीं में भी जाना है कि गाड़ी कर लें और भाई की ज़मानत के लिए 10-15 हज़ार के लिए। तो नहीं जा वास्तव में पाए उस ना, दिन मैं तो वो समझा। 13 में नहीं जा पाए थे ना, नहीं व्यवस्था हो पाई थी तो नहीं जा पाए थे ना। तो हम ही को पता है कि जैसे हम चला रहे हैं, हम वही है कि तुम और का भरोसा करके फिर आगे को चलते हैं, लेकिन हम शासन से क्या भरोसा करें, नहीं कर पाएंगे। रही बात ये है कि हमने ये भी कहा, अगर मैंने गलत किया होता तो आज हमें जनता नहीं जानती जी हमारे चाहने वाले ये दुनिया में बहुत कुछ बैठे हैं। जब शासन प्रशासन नहीं अगर सहयोग कर सकता है तो हमारे मिलने वाले कितना कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अपनी हम बिथा सुनाए किसको, जब शासन प्रशासन नहीं बिथा सुनना है तो जनता के सुनाने से क्या फायदा है, कुछ नहीं। तो क्या आप कहना चाहेंगी जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आपको लोग सुनेंगे, उनके तो हम लिए तो क्या आप कहना चाहेंगी? क्योंकि देखिए आपके साथ जो ज्यादती हुई है वो नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं पब्लिक जो है आपके साथ खड़ी हो जाए, कहीं आपको वो सम्मान पब्लिक दे दे जिसकी आपने कल्पना न की हो, तो आप क्या कहना चाहेंगी जनता से, थोड़ा इसके बारे नहीं, में? जनता से मैं ये कहना चाहते हैं कि बस हमारा संघर्ष यही है कि मैं आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हूँ जिस तरीके, लेकिन कहीं न कहीं से मैं हताश हूँ सबसे ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था से। अगर कहीं के लिए संघर्ष करिए उसके लिए खर्चा होना चाहिए। हमें ये भी पता है कि आगे कैसे बढ़ा जाता है कि जैसे फूलन देवी का आज नाम ले तो कोई सांसद बनी, तो सांसद फूलन देवी कैसे बनी कि मुलायम सिंह अगर फूलन देवी के ऊपर हाथ नहीं रखता तो फूलन देवी हो सकता कि जिस तरीके से, लेकिन हम तो दुर्भाग्य ये समझते हैं कि हो सकता है हमने ठाकुर कुल में अगर जन्म लिया है तो हो सकता है इसीलिए कनो हमें इसी का आपको प्रायश्चित करने पड़ रहा है। लेकिन हमें न किसी आज दिन तक हमने किसी बिरादरी वाले का भी नहीं अपमान किया होगा, लेकिन हमें तो जहाँ देखो तहाँ हमें तो कोई किसी ने नहीं उठाना सोचा कि चलो भाई कोई अगर परिस्थिति में बिगड़ गई तो इस लड़की का थोड़ा सहारा दे दे तो आगे बढ़ सकती है, लेकिन किसी ने नहीं किया। मैं अपने ही पैरों से चाहे कितने बड़े हों उसमें भी कुछ पब्लिक ऐसी है तो काटने को फिरती है, मतलब आपके आगे ना बढ़ पाए, आपको खींचने, पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। जी। तो हमारे तरफ से और हमारे मिशन न्यूज की तरफ से आपको एक सुझाव देना चाहेंगे। बताइए। जिस तरह से आपने वो सारी समस्याएं झेली हैं, उत्पीड़न आपका हुआ है, क्योंकि आप एक महिला वर्ग से आती हैं, तो हम चाहेंगे कि आप जो है उन महिलाओं की लड़ाई को आगे बढ़ाएं जो आपके साथ घटनाएं घटी हैं, वो आने वाली हमारी जो जनरेशन है, जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनके साथ वो घटनाएं ना हो। तो इसके लिए आप ऐसा कोई एक कदम उठाएं जो महिलाओं को सशक्तिकरण मजबूत करें। देखिए ऐसा है कि हम कई जो आज आप बता रहे हैं, कई सालों से सोच रहे हैं, हमसे लोग बागों ने कहा भी है कि शिवाजी कोई संस्था डालिए, उसमें संघर्ष लड़िए, लेकिन भाई साहब लोगों के कहने से सुझाव देने से ये नहीं बनता है। अगर हम कोई चीज़ का अगर मुहिम खोलेंगे तो उसके लिए थोड़ा आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लड़ने के लिए अभी भी तैयार हो, अभी भी जैसे हमारे पास कोई भी केस आता है जो हमारे शरीर से अगर किसी आदमी का भला होता है हम उसका अभी भी भला कर दीजिए। अगर काऊ ने कह दिया कि बहन जी हमारे साथ में चलिए तो हमारा भला हो जाएगा, तो हमें ये लगता है कि चलो अगर हमारे जाने से किसी का भला हो रहा है तो हम उसमें चले जाते हैं, लेकिन जाते उसी में है कि न्याय होगा। और अगर किसी झूठपन पे अगर अन्याय होगा वहाँ पे मैं नहीं रखती हूँ। मैं जितना बन जाता है गरीब का अभी भी सहायक हूँ। हम ये कहते हैं कि भगवान पता नहीं किस गरीब की दुआ से ज़िंदगी बची है, तो जितनी हमारे शरीर जिसने जाके काम आ जाए तो हम उसको करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो रही बात आपने जो बताया है कि जैसे कोई मुहिम खोलिए, संस्था बनाइए, तो भाई साहब अभी हमें टाइम थोड़ा लगेगा, सोच हम भी रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा आर्थिक स्थिति बिल्कुल, उसमें आर्थिक स्थिति आपकी खराब है। उसके लिए हम लोग अपील करेंगे लोगों से कि आपका सहयोग करें आर्थिक तौर पर, और जितना हमसे भी बनेगा हम भी आपका समय समय पर सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि
जो आधी आबादी है अभी तक उनको आधे अधिकार नहीं मिल पा रहे। हम पुरुष हैं लेकिन हमें ये पता है कि जो जिसका हिस्सा है वो उसको मिलना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप जैसी महिला अगर इस मुहिम को छेड़ेंगी तो लोग जो है उसको सुनेंगे, समझेंगे, प्रभावित होंगे। नहीं, हमने आपके जैसे हमारे पास में जो मीडिया वाले आते हैं, हम कई एक जगह मीडिया में बोले भी हैं कि हर महिला को, हर लड़की को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी से कम हैं। जब अपने आप में शक्ति लाओगे तभी तुम सामने वाले से लड़ाई लड़ोगे। अगर कोई बेटी ये कहे कि नहीं हम अकेले वहाँ पे थे, वहाँ पे 10 लड़का थे, ठीक है, तुम्हारे साथ में जब गलत होगा तब होगा, लेकिन एक बार संघर्ष आप खेल जाओगे। हम हर लड़की से यही कहते हैं कि अगर सबसे बड़ी शक्ति है वो महिला शक्ति है, ठीक है, तो थोड़ा साहस ले आए। और सभी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जो हमारी माताएं, बहनें या भाई ये सोचते हैं कि हम अपनी लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देंगे, तो आज उनकी छोटी सोच है। अपनी लड़का हो या लड़की हो उसको बाहर निकलिए, बराबर का हक है उसको जीने के लिए, और जितना पुरुष का अधिकार उतना लेडीज का है। बिल्कुल। हमारी यही हाथ निवेदन है कि सब जने बड़ा ध्यान से सुने और अपनी बेटियों को बाहर निकालें। उनको बराबरी का अधिकार दें। एक कुल का नहीं नाम बढ़ाती है, 3 कुल का नाम बढ़ाती है, तो अपनी बेटी को बराबर का हक लड़की को जितना देते हो उतना लड़की को दे। यही हमारी निवेदन है। चलिए, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, साधुवाद हमसे बात करने के लिए। और हम चाहेंगे कि सीमा परिहार जी की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इनकी पीड़ा को, इनकी समस्याओं को सुने, समझें। और इनकी जो बार बार समस्या आ रही है कि आर्थिक संकट, उसके लिए हम अपने दर्शकों को अपील करना चाहेंगे कि इनका जो जिस लायक हो आर्थिक सहयोग करने का कष्ट करें। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।